स्पेस रॉक्स एक दूसरे से बड़ी जोर से टकराते हैं। वो करीब 17,700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपस में टकराते हैं। ये रफ्तार राइफल की गोली से 5 गुना तेज होती है। क्या 67P किसी ढेर की तरह बना है? धूमकेतु की अलग अलग परतों से इसका एक सुराग मिलता है। कॉमेट 67P की परतें थोड़ी थोड़ी प्याज की परतों जैसी हैं। अगर आप उन्हें एक सीधी लाइन में रखकर देखें तो लगता है शायद ये चीज पूरी तरह एक ही थी और बाद में टूटकर ऐसी हो गई थी जैसे कि आज दिखती है। लेकिन अगर आप इन परतों को मिसअलाइन कर दें, जैसे कि हम धूमकेतु के साथ कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्लू है कि ये पहले दो अलग चीजें थी जिन्होंने आपस में जुड़कर धूमकेतु बनाया जिसे आज हम देखते हैं। इन परतों से यह साबित होता है कि 67P असल में दो अलग अलग चीजें थीं जो आपस में जुड़ गईं। कॉमेट 67 को दो अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बनने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि शुरुआती सोलर सिस्टम में क्या हो रहा था। तो जहां तक हम बता सकते हैं, ये दो अलग अलग चीजें एक ही एरिया में बनी होंगी। उनकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन वो बहुत हल्की और फ्लफी थी कि अगर वो तेजी से टकराती तो एक दूसरे को खत्म कर देती। वो बहुत धीरे धीरे जाकर आपस में टकराई और एक दूसरे से चिपक गई, दो गीले बर्फ के गोले की तरह। एक पहेली सुलझने के बाद रोजेटा ने यह पता लगाना शुरू किया कि 67P में कौन कौन से केमिकल हैं। यह छोटा सा धूमकेतु ग्रह विज्ञान के एक सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकता था कि हमारे ब्लू प्लैनेट पर पानी कहां से आया। रोजेटा मिशन यानी कॉमेट 67P तक 6,43,43,76,000 किलोमीटर तक का एक सफर और आज से 4.5 अरब साल पीछे तक की यात्रा, जब सौरमंडल बना था। ये धूमकेतु सोलर सिस्टम बनने के वक्त का एक अवशेष है। तो ये एक मौका था जिसमें हम उस टाइम कैप्सूल को खोलकर सबसे पुराने सोलर सिस्टम पर एक नजर डाल सकते थे। कॉमेट 67P दुनिया के एक सबसे जरूरी सवाल का जवाब देने में हमारी मदद कर सकता था। पृथ्वी को लेकर हमारी सबसे बड़ी पहेली यह है कि पानी कहां से आया। आज पृथ्वी की 2/3 जमीन पानी से भरी हुई है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 4.6 अरब साल पहले अंदरूनी सौरमंडल चट्टानी मलबे की भंवर से बना था। तापमान इतना ज्यादा गर्म था कि उस वक्त पृथ्वी पर जितना भी पानी था वो सब उबल गया। सबूतों से यह पता चलता है कि पृथ्वी का पानी पृथ्वी के बनने के बाद यहां पर आया था, और हमें लगता है कि इसके पीछे जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो है धूमकेतु। आपको याद रखना चाहिए कि धूमकेतु बर्फ और धूल मिट्टी के बड़े बड़े गोले होते हैं। रोजेटा मिशन का एक गोल था कि धूमकेतु पर मिलने वाले पानी को एनालाइज करके देखें कि वो पृथ्वी के पानी में मिलता है या नहीं। धूमकेतु हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी पहुंच वाले दो इलाकों से आते हैं, ऑर्ट क्लाउड और काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के मैदानी हिस्से में होता है। जिस मेंबर के बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं वो है प्लूटो, लेकिन उसके आगे बर्फीले पिंड गोलाई में फैले हुए हैं, यानी कि ऑर्ट क्लाउड। ये धूमकेतुओं का भंडार है जो पृथ्वी पर दिखाई देने वाले सूरज से सैकड़ों हजारों गुना दूर तक फैला हुआ है, और ये सूरज के चारों तरफ एक बड़े से गोल बादल जैसा है जो उस झुंड के लिए डीप फ्रीज की तरह काम करता है। अरबों बर्फीली चीजें अंदरूनी सौरमंडल की उथल पुथल से परे बड़े आराम से चक्कर लगाती हैं, जिनमें शुरुआती दौर में पानी होता है। धूमकेतु की जिंदगी देखने लायक है। भले ही उन्होंने 4 अरब सालों तक अपनी जिंदगी में कुछ ना किया हो, लेकिन जब उनके रास्ते में सही मोड़ आया या किसी प्लैनेट ने उन्हें खींचा तो सब कुछ बदल गया। फिर अचानक वो सूरज की तरफ चल पड़े और वो बर्फ जो अरबों सालों से उनके अंदर जमी हुई थी वो पिघलना शुरू हो गई। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि कॉमेट 67P पहले काइपर बेल्ट पर रहता था। उसके बाद यह किसी चीज से टकराया और उसने इसे अंदर की तरफ धकेल दिया। जुपिटर की ग्रेविटी का असर, चूंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है तो उसने ये धूमकेतु को अट्रैक्ट करके इनर सोलर सिस्टम में खींच लिया। धीरे धीरे इनमें खलबली होने लगी और ये इनर सोलर सिस्टम में चले गए, जहां आज हम इन्हें देखते हैं। ये बहुत ट्रेवल करके आए हैं, मतलब सिर्फ लीनियर स्पेस में अरबों खरबों किलोमीटर ही नहीं, बल्कि सारे ऑर्बिट्स के बारे में सोचेंगे तो कई खरब किलोमीटर चल चुके होंगे। तो इतनी छोटी सी चीज के हिसाब से ये अच्छा खासा लंबा सफर है। अब 67P
6.5 साल में सूरज का चक्कर लगाता है, जिसमें वो दूर से दूर जुपिटर तक और पास से पास मार्स तक जाता है। जब ये सूरज के पास जाता है तो इसमें जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, जिससे धूमकेतु में एक पूंछ बन जाती है जो बड़ी मशहूर है। सनलाइट आकर धूमकेतु की सतह को गर्म कर देती है और फिर वो गर्मी अंदर चली जाती है, जहाँ बहुत सारी बर्फ होती है, और वो बर्फ गर्म होकर भाप बन जाती है और उसकी सतह पर चली जाती है। जब ये सतह पर बैठी होती है तभी जोरदार सोलर विंड उस पर धावा बोल देती है और पूरी भाप उड़कर एक लंबी पूंछ में बदल जाती है। रोजेटा उस भाप की जांच करने के लिए उसकी पूंछ में घुस गया। उसका लक्ष्य था ये जानना कि क्या उसमें वैसा ही पानी है जैसा पृथ्वी पर पाया जाता है। पानी अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। मेरा मतलब खारे पानी या मीठे पानी से नहीं है, मतलब है कि जिन चीजों से पानी बनता है उसके अणु। हम बात कर रहे हैं एक्चुअल केमिकल की, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लेवल से बनता है। तो आपने शायद कभी सुना होगा हेवी वाटर, और इसका मतलब होता है कि उसमें एक न्यूट्रॉन ज्यादा है। ये H2O है, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन ऐसी होती है जिसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है और इसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। इसलिए वो पानी नॉर्मल पानी से भारी होता है क्योंकि उसमें वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है। शायद आप समझ गए होंगे। पृथ्वी पर साधारण पानी के हर 10 लाख अणुओं में तकरीबन 160 अणु भारी पानी वाले हैं। रोजेटा ने धूमकेतु के आसपास घूमकर यह देखा कि भाप की उस मूंछ में ड्यूटेरियम के हिसाब से हाइड्रोजन का अनुपात कितना है। अगर उसका अनुपात बिल्कुल पृथ्वी के अनुपात जितना होता तो इस बात की पुष्टि हो जाती कि हमारे महासागरों में पानी धूमकेतुओं से ही आया था। लेकिन रोजेटा को एक हैरत अंगेज चीज मिली। रोजेटा को पता चला कि ड्यूटेरियम के हिसाब से हाइड्रोजन का रेशियो हमारे ओशन से 3 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब है कि 67P जैसे धूमकेतु पृथ्वी के पानी का सोर्स नहीं हो सकते। अगर वो रेशियो समुद्र के पानी के बराबर होता तब हम कह सकते थे कि इन धूमकेतुओं के जरिए ही पृथ्वी पर वो पानी आया होगा जिसे हम आज देखते हैं। लेकिन वो अनुपात 3 गुना ज्यादा निकला, जो ये बताता है कि 67P जैसे धूमकेतु उस पानी का सोर्स नहीं है जो आज पृथ्वी पर नजर आता है। भले ही 67P जैसे धूमकेतुओं से हमारा पानी ना आया हो, लेकिन हम सारे धूमकेतुओं को नहीं नकार सकते। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि 67P एक धूमकेतु है, और धूमकेतु के बारे में हम ये जानते हैं कि वो फैमिलीज में आते हैं, और इन फैमिलीज में अलग अलग कॉम्पोजिशंस होती हैं। हो सकता है कि पानी वाले ऐसे कुछ धूमकेतु पृथ्वी पर पानी लाए और कुछ में पानी नहीं होता। मुझे इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं लगती है कि हमें दोबारा से शुरुआत करनी पड़े। ऐसा होता है कि कभी कभी जवाबों से ज्यादा सवाल होते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम स्पेसक्राफ्ट को आगे ले गए और हमें पता चला कि प्लैनेट्स कैसे बने। कॉमेट 67P पर रोजेटा के मिशन का उद्देश्य था ग्रह विज्ञान के सबसे बड़े सवालों के जवाब देना। और इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता था कि पृथ्वी पर जीवन कहां से आया। हमारे प्लैनेट के ठंडा होने के बाद पृथ्वी पर जीवन शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ होगा, लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं पता। क्या सारी चीजें अणुओं से पृथ्वी पर एक साथ आई थीं और फिर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गईं, या ये स्पेस से आई थीं? रोजेटा ने उन चीजों को ढूंढना शुरू किया जिनसे जीवन बना, यानी बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम हमेशा ये सोचते थे कि धूमकेतु में ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, लेकिन रोजेटा से पहले तक हम ये बात कंफर्म नहीं कर पाए। रोजेटा ने एलिफैटिक कंपाउंड्स का पता लगाया, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से भरपूर होते हैं, और ऐसा पहली बार हुआ कि इस तरह की चीजें किसी कॉमेट के सरफेस पर मिली। ये मटेरियल्स रॉ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोटीन्स जैसी चीजें बनाते हैं, जो हर तरह की लाइफ के लिए चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ऐसा लगता है शायद ये चीजें पृथ्वी पर धूमकेतुओं ने पहुंचाई हो। ये सोच कि धूमकेतु पूरे सौर मंडल में जीवन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स लेकर घूमते हैं, इसे मोलेक्युलर पेंस्पर्मिया कहा जाता है। आप धूमकेतुओं को स्पेस डिलीवरी ट्रक्स की तरह भी समझ सकते हैं। ऑलराइट, वो डीप स्पेस में बनते हैं। ये सारी चीजें उनसे बनती हैं और उसके बाद वो उन्हें पृथ्वी पर लाते हैं। अब आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका डिलीवरी ट्रक आपके फ्रंट डोर से टकराकर चकनाचूर हो जाए, लेकिन धूमकेतुओं के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो पृथ्वी पर असर करते हैं तो वो उन अणुओं को सब जगह फैला सकते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं हम एक कदम छोड़कर आगे जा रहे हैं, राइट? मेरा मतलब है कि भले ही धूमकेतु जिंदगी के इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हो, लेकिन धूमकेतु के पास वो इंग्रेडिएंट्स कहां से आते हैं?